तो सोचिए जरा, दूसरे विश्व युद्ध का दौर है, हर तरफ उथल-पुथल मची हुई है और इसी बीच एक सेना खड़ी होती है जो ना तो मित्र राष्ट्रों के लिए लड़ रही है और ना ही धुरी राष्ट्रों के लिए। नहीं, वो लड़ रही थी अपने ही औपनिवेशिक शासकों यानी अंग्रेजों के खिलाफ। जी हां, ये कहानी है इंडियन नेशनल आर्मी या जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। ये विद्रोह, देशभक्ति और एक गहरे विरोधाभास की गाथा है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आईएनए के सैनिक भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले नायक थे या फिर वो देशद्रोही थे जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी वफादारी की शपथ तोड़ी थी? यही तो वो दुविधा है जो आज़ाद हिंद फौज की पूरी विरासत के केंद्र में है। चलिए, अब हमारी कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर आती है। साल है 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के अंदर ब्रिटिश राज पकड़े गए आईएनए अधिकारियों पर मुकदमा चला रहा है। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। यहाँ पे दो अलग-अलग हकीकतें आमने सामने टकरा रही थीं। अंग्रेजों की नज़र में ये लोग राजा, सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोपी थे, सीधा सीधा देशद्रोह। लेकिन लाखों भारतीयों की नज़र में वो थे भारत की आज़ादी के सिपाही। एक ही घटना पर दो बिल्कुल बिल्कुल अलग सच्चाइयां। अंग्रेजों ने तो सोचा था कि इन मुकदमों से वो सबको एक सबक सिखा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पासा ही पलट गया। प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान के मुकदमों ने पूरे देश में विरोध की ऐसी आग लगाई कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ सड़कों पर उतर आए और इन तीनों को रातों रात राष्ट्रीय नायक बना दिया गया। लेकिन आखिर ऐसी सेना बनी कैसे? इसके पीछे की असली ताकत कौन थी? ये जवाब हमें उस एक शख्स तक ले जाता है जिसने इस पूरे विद्रोह की नींव रखी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, बोस कोई साधारण नेता नहीं थे। सोचकर देखिए, उन्होंने उस जमाने की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा पास की और फिर उसे आज़ादी की लड़ाई के लिए छोड़ दिया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी सोच गांधी जी की अहिंसक नीतियों से मेल नहीं खाती थी। तो आखिरकार 1941 में उन्होंने एक ऐसा हिम्मत भरा कदम उठाया। वो भारत में नज़रबंदी से भाग निकले और अंग्रेज़ों के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए जर्मनी पहुंचे। और वहीं से उन्होंने अपना वो मशहूर नारा दिया जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में बसे हर भारतीय के दिल में जोश की आग लगा दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक सशस्त्र क्रांति का, एक आर्म्ड रेवोल्यूशन का खुला आह्वान था। इस एक शक्तिशाली आह्वान के साथ बोस ने एक बिखरी हुई सी कोशिश को एक असली लड़ाकू फोर्स में बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये मुक्ति सेना आखिर बनी कैसी थी। आईएनए की कहानी ना दो हिस्सों में है। पहली आईएनए 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन जापानियों से कुछ मतभेद हुए और वो जल्द ही भंग हो गई। असली टर्निंग पॉइंट आया 1943 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली। उन्होंने न सिर्फ युद्धबंदियों को फिर से इकट्ठा किया, बल्कि मलाया और बर्मा में रहने वाले आम भारतीय नागरिकों को भी इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और इसका नतीजा क्या हुआ पता है? बोस के नेतृत्व में आईएनए की ताकत बढ़कर लगभग 43,000 सैनिकों तक पहुंच गई। ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी सेना थी। आईएनए अपने वक्त से बहुत आगे थी। सच में ये एक ऐसी सेना थी जहां धर्म, जाति या इलाके की कोई दीवार नहीं थी। और तो और इसमें रानी झांसी रेजिमेंट भी थी, एक पूरी तरह से महिलाओं की लड़ाकू यूनिट। सोचिए उस जमाने के लिए कितनी क्रांतिकारी सोच थी। उनका आदर्श वाक्य था इत्तेफाक, एतमाद और कुर्बानी। और हाँ, जो जय हिंद का अभिवादन हम आज करते हैं, उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो अब सेना तैयार थी और मंजिल थी एक, दिल्ली। चलिए अब देखते हैं कि आईएनए का भारत की ओर ये मार्च कैसा रहा। साल था 1944। आईएनए ने जापान के यूगो आक्रमण में हिस्सा लिया और वो लड़ते लड़ते भारत में दाखिल हुए। मणिपुर के मोइरांग में उन्होंने भारतीय धरती पर आज़ाद भारत का झंडा फहराया। वो एक बहुत ही प्रतीकात्मक और भावनात्मक पल था। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। इम्फाल और कोहिमा की भयानक लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना ने उन्हें रोक दिया और इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक वापसी थी। भूख, बीमारी और लगातार हमलों ने आईएनए की कमर ही तोड़ दी। दिल्ली को आज़ाद कराने का सपना वहीं बिखर गया। आईएनए की हार के साथ ही उसके नेता
सुभाष चंद्र बोस का भविष्य भी एक रहस्य बन गया, एक ऐसी पहेली जो आज तक अनसुलझी है। तो बोस के साथ हुआ क्या, इस पर ना 3 मुख्य थियरीज हैं। पहली, जो ऑफिशियल थियरी है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन इस पर सवाल उठते हैं क्योंकि ताइवान ने कहा कि उस दौरान कोई क्रैश हुआ ही नहीं था। दूसरी थियरी है कि उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया और सोवियत संघ भाग गए, पर इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। और तीसरी, जो सबसे विवादास्पद है, गुमनामी बाबा थियरी। इसके मुताबिक बोस भारत लौट आए थे और फैजाबाद में एक साधु के भेष में रह रहे थे। हालांकि आईएनए युद्ध के मैदान में हार गई थी, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चलिए वापस चलते हैं लाल किले के उन्हीं मुकदमों पर, जहां उनकी ये हार एक ऐसी जीत में बदलने वाली थी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि आईएनए के मुकदमों ने पूरे भारत में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी और इसी गुस्से ने 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को चिंगारी दी। जब अंग्रेजों ने देखा कि उनके अपने ही भारतीय सैनिक बगावत कर रहे हैं तो उन्हें कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि अब वो भारत पर राज करने के लिए भारतीय सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत पर उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही थी और इसी एहसास ने आज़ादी की प्रक्रिया को बहुत बहुत तेज कर दिया। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक सैन्य हार किसी देश की आज़ादी सुनिश्चित कर सकती है? इंडियन नेशनल आर्मी की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जीत और हार के मायने उतने सीधे नहीं होते जितने हमें लगते हैं।